नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध पढ़ेंगे। कल हमने समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में संबंध पढ़ा था, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में संबंध पढ़ा था। आज समाजशास्त्र एवं इतिहास में संबंध पढ़ेंगे। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो इतिहासकार होते हैं, इतिहास वेत्ता होते हैं, वो नियम के अनुसार अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि भूतकाल का अध्ययन करते हैं। जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और जो समाजशास्त्री होते हैं वो वर्तमान में या उससे कुछ पहले के अतीत में रुचि रखते हैं। इसलिए इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे। इसमें बताया जा रहा है कि जो इतिहासकार थे वो पहले वास्तविक घटनाओं का चित्रण कैसे होता था, वास्तव में चीज़ें कैसे घटित हुई है, इसको स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, यानी इनकी जानकारी लेकर के वो संतुष्ट होते थे। जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकाल करके उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। अब बताया जा रहा है कि इतिहास जो है ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, और जो समाजशास्त्र है वो ठोस वास्तविकताओं से जो सार निकलता है उन सार को निकाल करके उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। जो इतिहासकार हैं वो आजकल विश्लेषण में समाजशास्त्रीय पद्धतियों, तरीकों को और धारणाओं को अपनाने लगे हैं, उनका प्रयोग करने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में जानकारी देता रहा है। कह रहे हैं जो परंपरागत इतिहास है वो राजाओं और युद्धों का जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी देता रहा है, बताता रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में जेंडर संबंधों के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो इतिहासकारों के द्वारा जो अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाएं होती थी, जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन है या परिवार के जेंडर संबंधों के इतिहास का अध्ययन है, या परंपरागत रूप में यही कम हुआ है। लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। जो ये बात थी समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख केंद्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय हो गया है। कह रहे हैं कि आजकल इतिहास जो है ज़्यादातर समाजशास्त्रीय हो गया है, और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु ही है। सामाजिक जो इतिहास है वो इतिहास की विषय वस्तु है। ये शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। अब इसमें कहा गया है कि यह जो शासकों के कार्य हैं, युद्ध है, राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमान, लिंग संबंधों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। अब आता है समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध, कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है मनोविज्ञान, तो इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित कहा गया है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। जो मनोविज्ञान है वो मानव विज्ञान के रूप में या व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, तो ये मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह इसकी बौद्धिकता या सीखने की प्रवृत्ति, अब जब मानव से संबंधित है तो ये इसकी बौद्धिकता और सीखने की प्रवृत्ति, उसकी अभिप्रेरणा, याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रक्रिया का समय, जो प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। अब कह रहे हैं जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का, एक कड़ी का कार्य करता है। जिस प्रकार से पुल का काम होता है,
एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता सरल बना देना, उसी तरीके से ये भी एक कड़ी का कार्य करता है। अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है। कह रहे हैं वो अपनी प्राथमिक जो रुचि है वो एक ही व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है, कि जो व्यक्ति है वो समूहों में सामूहिक तौर पर सामूहिक तरीके से अन्य व्यक्तियों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, या दूसरे के साथ वो किस तरीके से पेश आ रहा है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। अब जो समाजशास्त्र है वो समाज में जो संगठित व्यवहार है, समाज में जो व्यक्ति हैं संगठित रूप से, उनको समझने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों के द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। आप कह रहे हैं यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों को या व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ पर कहा जाए कि उदाहरण के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य, ये याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खिम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की। इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। अब कह रहे हैं इन्होंने जो आत्महत्या का सिद्धांत है इस विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, और इसमें उन्होंने उन व्यक्ति की व्यक्तिगत उत्कंठाओं इच्छाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या करने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी। यह उस सांख्यिकीय आंकड़े के लिए किया गया। अब ये जो सारी बात इन्होंने की, उत व्यक्ति की उत्कंठाओं को बाहर रखा जिन्होंने आत्महत्या की चेष्टा की, ये सब सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए किया गया, संख्या के ज्ञान के लिए किया गया कि कितने व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहे हैं या क्या, जो आंकड़ा तैयार करना है उन आंकड़ों के लिए किया गया। उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। अब आता है समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं, सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यह हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास व जीवनी होती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक विषय का अपना एक इतिहास और अपनी एक जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब ये माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्राय विजातीय, अशिष्ट, असभ्य समझा जाता था। कह रहे हैं कि जब ये माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिन्होंने प्राय विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था, जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने राज्य समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। कह रहे हैं ये अब समय बदल चुका है और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हों या सूडानी या नागा हों या संथाल हों, जो अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा है। जो कह रहे हैं अतीत के जो मानव विज्ञानी हैं
उन्होंने सरल समाजों का जो विवरण दिया वो तटस्थ यानी मजबूत वैज्ञानिक तरीके से लिखा। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे हैं जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया। जैसा कि हमने देखा, आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादक उद्योग को समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज़्यादा बल प्रदान किया। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा सरल एवं निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। कह रहे हैं जो सामाजिक मानव विज्ञानियों के द्वारा सरल एवं निरक्षर समाजों पर जो परंपरागत अध्ययन किया गया था उसका प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो एक विशेषता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नुअर अथवा मेलेनेशिया समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना और अनुसंधान की निरजाती पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्री प्राय सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते थे। आप कह रहे हैं कि ये सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी। लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, ये अगर पूछा जाए मानव विज्ञान की सामाजिक मानव विज्ञान की क्या विशेषताएं थी तो लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना, अनुसंधान की नृजाति पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्रीय प्राय सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते थे। 5वें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग और समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। जो कॉल सेंटर होते हैं वो विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी जो ग्राहक होते हैं उनकी सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। बताया जा रहा है कि जो भारतीय समाजशास्त्री हैं केवल अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, जो उनकी संस्कृति में नहीं है। ये शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता था कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशेषता खो देगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस बात का डर बना रहता था या इस बात का डर रहता था कि जो सरल समाज है
उनके खत्म होने पर सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशेषता खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतर परिवर्तन हुए और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं कि जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में भी जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध रहा है। इसमें बताया गया है कि ये जो है इसके बारे में हम चर्चा 5वें पार्ट में भी करेंगे और भारत में जो है समाजशास्त्र मानव विज्ञान है उन दोनों का अति निकट का बहुत ही पास का संबंध रहा है। जैसे समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध रहा है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध रहा है, समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध रहा है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र का मानव विज्ञान से जो है बहुत ही निकट का बहुत ही पास का संबंध रहा है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।